दोस्तों सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हमने काफी लेक्चर्स में सीखे, बट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक सिंगल लेक्चर के अंदर उसके सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के काफी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए, देन दिस इज दैट वीडियो। ये वो वीडियो है जहां पर मैं दोस्तों लेने वाला हूं डिफरेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और जो कि रिलेटेड रहेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के साथ। यानी इस पूरे वीडियो के दौरान लगभग 12 एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं, और वो सभी एमसीक्यूज जो होंगे दोस्तों वो होंगे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज यानी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, जहां पर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बट वहां के जो सवाल है एग्जामिनेशन में काफी बार देखने को मिले हैं। और इफ इन केस कोई सवाल नहीं भी देखने को मिला हुआ होगा, मैं आपको बता दूं वो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए ये पूरा चैप्टर जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार वापस से रिवाइज करते हो, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में अच्छे से समझते हो, डालते हो, तो यकीन मानिए सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में रहेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो से पहले हमने सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के चैप्टर को कंप्लीट किया है और बहुत बाखूबी से कंप्लीट किया है। वो आप सब भी जानते हो कि कितना डीपली मैंने उस चैप्टर के रिलेटेड आपको बताया है और कितने लेक्चर्स मैंने उस चैप्टर के लिए लिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक छोटा सा चैप्टर नहीं है, वो एक बड़ा चैप्टर है, एक लेंथी चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर ही हमें अलग अलग सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, देन इन सेंटर एंड एक कौन सा रह गया, सर्कम सेंटर, ये सब कवर करें। तो ये जो सेंटर्स है ये अपने आप में एक अलग चैप्टर बन जाते हैं, इसीलिए इनको डीपली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही पढ़ना एक बार है, लाइफ में दोबारा पढ़ने की आपको कहीं से जरूरत ना पड़े, जस्ट यू हैव टू रिवाइज, सब रिवीजन करने की जरूरत पड़े, उसके लिए नोट्स जो है वो आपने बनाए हैं। तो पढ़ हम इस तरीके से रहे हैं। तो अब इस लेक्चर को पढ़ने के दौरान मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या पहले आपने वो सभी लेक्चर्स को कवर करा है? और अगर अपने दिल पर हाथ रख के आप ये बोल सकते हो कि वो सभी लेक्चर्स जो आपने सर पढ़ाए थे, चाहे वो इन रेडियस हो, इन सेंटर हो, सर्कम रेडियस हो, सर्कम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, वो आपने पढ़े हैं, तो अगर आपने वो पढ़े हैं, आप वो बोल रहे हो दिल पर हाथ रख के, तो ही इस लेक्चर के ऊपर आइए, क्योंकि फिर आपको यहां से सब रिवीजन मिल जाएगी। और वही बात जो मैंने शुरुआत से बोली कि बच्चा चाहता है कि एक ही लेक्चर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाए, तो वो डायरेक्टली आ सकता है इसके ऊपर, बट मैं वही बोलूंगा, सजेस्ट यही करूंगा, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इन सभी सवालों को सॉल्व करने को। हर सवाल के दौरान वीडियो को पॉज करिए, खुद उसका आंसर जो है वो नोट करिए, और फिर जब मैं समझाऊंगा उसके एक्सप्लेनेशन को उसके साथ मैच करिए कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर ऑफ सेंटर्स गिवन बिलो कैन लाई आउटसाइड द ट्राइंगल? बोल रहा है जो 4 ऑप्शंस दिए हुए, इसमें पेयर ऑफ सेंटर्स दिए हुए ट्राइंगल के। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर वो पेयर पड़ा हुआ है जो कि लाई कर सकता है आउटसाइड द ट्राइंगल। कैन का मीनिंग क्या हो गया कि वो कभी ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हर बार ट्राइंगल के बाहर ही लाई करेगा, बहुत बार वो ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर रहा होगा वो पेयर सेंटर्स का, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्राइंगल के बाहर लाई करे। अब क्या आंसर होना चाहिए? क्या वो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड है? क्या वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है? इन सेंटर और सेंट्रॉइड है? और फोर्थ तो चलो नन ऑफ दीज है। याद करिए पहला लेक्चर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल का, जहां लास्ट स्लाइड में मैंने आपको अलग अलग ट्राइंगल की शेप्स बनाकर बताई थी, सिमिलरली जैसे यहां बताइए, और वहां पर मैंने आपको नोट लिखवाए थे कि कौन कौन से सेंटर जो है एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, कौन से सेंटर जो है वो ट्राइंगल के ऊपर भी लाई कर सकते हैं, कौन से सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं, वो देखा था हमने। और अगर आपको याद रहे होगा वो बात, तो मैंने आपको बोला था कि इन सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कि बाकी सेंटर्स के साथ लड़ाई कर लेता है, उनसे अलग हो जाता है, बट वो रहता हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही है। तो इन सेंटर तो इसका ऑप्शन होना नहीं चाहिए। अगर इन सेंटर ऑप्शन नहीं होना चाहिए तो यहां से हमें समझ आता है ऑप्शन 2 जो है वो एलिमिनेट हो गया। फिर याद करिए कि एक सेंटर था सर्कम सेंटर और एक था ऑर्थो सेंटर। जब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाया था, मैंने बोला था ये इनकी साइड्स के ऊपर लाई कर सकते हैं, बट जब मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पढ़ाया तो मैंने आपको दिखाई थी शेप कि ये दोनों सेंटर, ऑर्थो सेंटर बोला मैंने, दूसरा कौन सा बोला? सर्कम सेंटर। यही दो पहले बोले मेरे हिसाब से, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये दोनों सेंटर्स जो है ये ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो भी ट्राइंगल के अंदर ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां से एलिमिनेट हो गया। सर्कम सेंटर तो बाहर जा सकता है बट सेंट्रॉइड नहीं ना जा सकता, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 तो जब भूल ही जाइए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर।
बट वही बात अभी मैंने वर्बली बोला, अब उन बच्चों को भी तो समझाना है जो डायरेक्टली इस लेक्चर के ऊपर आ गए हैं, तो उनके लिए मैंने शेप्स लिखी हुई हैं, ट्राइंगल की बनाई हुई है। आइए इनके अंदर इन सभी सेंटर्स को लोकेट करते हैं और देखते हैं हमारी रिवीजन जो है वो सही है या नहीं। याद करो आप एक एक करके। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल था जिसमें यहां पर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हमारा नाम, देखो मैं इनकी डिनोशंस लिख रहा हूं तो आपको रिवाइज खुद करना है उनका नाम। जी लाई करता है, जी क्या था, सेंट्रॉइड। इसी पॉइंट के ऊपर हमारा आई भी लाई करता है यानी इन सेंटर। इसी पॉइंट के ऊपर सी भी लाई करता है यानी सर्कम सेंटर। इसी पॉइंट के ऊपर ओ भी लाई करता है यानी ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इनके डिनोशंस याद है ना, एक बार मैं लिख लेता हूं क्योंकि पहली बार ये दोबारा से बता रहा हूं। तो जी का मीनिंग क्या था, सेंट्रॉइड। आई का मीनिंग क्या था, इन सेंटर। भाई सी का मीनिंग क्या था, सर्कम सेंटर। एंड ओ का मीनिंग क्या था, ऑर्थो सेंटर। मैंने ये भी बोलता कुछ किताबों में ऑर्थो सेंटर को ओ नहीं पी लिया होगा, आप भूल जाओ उन सबको, हमने जैसे समझा है हम वैसे ही चलेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एक ही पॉइंट के ऊपर ये सारे सेंटर्स लाई करते हैं। ये मैं इसलिए भी शेप समझा रहा हूं क्योंकि आगे वाले सारे एमसीक्यू जो हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करने वाले हैं। फिर याद करिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या केस था, याद करो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में किस तरीके से आप शेप जो है वो बनाते थे। अब आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, करो, याद करो, याद करो। एक ही लाइन के ऊपर आई जो है वो अलग रहेगा यानी इन सेंटर जो है वो कहीं अलग से था, बाकी एक ही लाइन के ऊपर तीनों सेंटर्स जो है वो लाई कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कौन कौन से सेंटर, यानी सेंट्रॉइड भी होगा, यानी सर्कम सेंटर भी होगा, यानी ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर इनसे लड़ाई कर लेता है, रहता तो ट्रायंगल के अंदर ही है, बट होता क्या है वो इनसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, और सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है वो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या लिखने का ये तरीका जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं। यानी अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं कि ऑर्डर सही है या नहीं, मैं आपको बोलूंगा ये ऑर्डर अभी आप लिख रहे हो यहां पे चल सकता है, बट रियलिटी में अगर आप एक टेक्निकल वे में सीखना चाहते हो तो फिर ये ऑर्डर सही नहीं है, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल में इन सेंटर्स को बाहर लेने की कोशिश करूंगा वहां आप गलती ना खा जाओ। तो सही ऑर्डर जो है अगर मैं वो लिखने की कोशिश करूं, आइए उस पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा आपको, बट ऑर्डर की मैं अगर सही बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए ऑर्थो सेंटर, यहां होना चाहिए सर्कम सेंटर और यहां होना चाहिए मीडियन। मीडियन से जो बनता है सेंट्रॉइड। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वो ऐसा सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे वाले ट्राइंगल्स में इनकी शेप जो है वो अलग होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे मुझे बताइए, अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे थे ये सारे सेंटर्स, याद है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे थे। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से लाइन बनाई थी हमने। और अगर इनको आप लोकेट करने की कोशिश करोगे, इन सेंटर आ गया, सॉरी ऑर्थो सेंटर लेंगे सबसे पहले ऑर्थो सेंटर ले लेंगे। ऑर्थो सेंटर आ गया, इन सेंटर आ गया, सेंट्रॉइड आ गया, देन सर्कम सेंटर आ गया। कुछ याद आया कि एक ही लाइन के ऊपर ये सभी सेंटर्स जो है वो लाई कर रहे हैं ये, बट कौन से केस में होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में होगा। फिर अगर आप आ जाओगे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, तो मैंने आपको सिखाया था कि एक पॉइंट यहां लाई करता है, एक पॉइंट यहां लाई करता है, यहां पर ऑर्थो सेंटर होता है, यहां पर सर्कम सेंटर होता है, याद किया। और बाकी जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो कहां लाई करते हैं, बाकी जो 2 पॉइंट होते हैं भैया वो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। इन सेंटर तो हमेशा इनसे अलग हो जाएगा, आई अलग हो गया, और जो सेंट्रॉइड है वो कहीं यहां पर लाई करेगा, तो जी आ गया यहां पर। फिर मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में भी सिखाया था। अब देखो ये ओ और सी अब बाहर चले जाएंगे, यानी ये अगर आप लाइन इस तरीके से बनाते हो, तो कहीं लगभग ओ जो है वो यहां आ गया, सी जो है वो यहां चला गया, सेंट्रॉइड तो अंदर ही रहेगा, इन सेंटर इनसे अलग हो जाएगा, आई कहीं यहां पर आएगा। तो ये वो शेप्स थी ट्रायंगल के अंदर सेंटर्स की,
और जो मुझे लगता है कि आपको याद है भी, एक रिवीजन दे रहा हूं, क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सभी सेंटर्स जो है एक ही पॉइंट पर लाई करते थे, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या था कि आई अलग हो गया, आई यहां भी अलग है, आई यहां भी अलग है, सिर्फ एक ही केस में आई जो है वो इन सभी के साथ एक ही लाइन पे लाई करता है, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी ऐसा ही है, बट वहां पे एक पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं ये सारे ट्रायंगल्स, याद है। अच्छा, हमारा केस कौन सा है कि कौन सा पेयर है जो ट्रायंगल के बाहर चला गया। देखो यहां सारे ट्रायंगल के अंदर है, यहां भी अंदर है, यहां भी अंदर है, यहां ट्रायंगल की साइड के ऊपर है, बट है तो अंदर ही। बट यही वो केस है जहां दो सेंटर ट्रायंगल के बाहर जा रहे हैं, एक जा रहा है ऑर्थो सेंटर, दूसरा जा रहा है सर्कम सेंटर, याद आया। और ये कौन से केस में होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में। तो अब मैंने हर वो जानकारी जो इस एमसीक्यू के रिलेटेड आपको चाहिए थी वो दे दी इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान। दोस्तों, इस सवाल को मोड़ के अगर वो पूछता, वो कैसे पूछ सकता था? वो पूछ सकता था कि सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, दीज आर द टू सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल विच लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। पहले तो वो बताएगा, फिर वो पूछेगा दिस इज पॉसिबल इन विच शेप ऑफ ट्राइंगल, इन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। ऐसा पॉसिबल है कि किस शेप में ट्राइंगल की, ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? देन द आंसर शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑप्शंस होंगे, इक्विलेटरल होगा, एक्यूट होगा, राइट होगा, आइसोसेलेस होगा, ऑब्ट्यूज होगा, बट सही आंसर क्या होगा उसका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चलिए अब आगे चलते हैं, काफी बोला मैंने इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान। आ जाइए दूसरे सवाल की एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ जाइए। बताइए अब सेकंड एमसीक्यू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो आपको दूरी बतानी है सर्कम सेंटर की और ऑर्थो सेंटर की। पहले हम शेप बना लेते हैं। आइए, अगर मैं शेप बनाऊं राइट एंगल ट्राइंगल की, ये बनाई मैंने, और राइट एंगल ट्राइंगल ये देखिए मैंने अभी बताया भी था बना के। तो इसने बोला क्या है? इसने बोला है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में यहां कौन सा पॉइंट लाई करता है, यहां करता है O, और यहां कौन सा करता है? यहां करता है C। ऑर्थो सेंटर, O को मैं बोल देता हूं ऑर्थो सेंटर, एंड C स्टैंड्स फॉर सर्कम सेंटर। अब इन्होंने बोला कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की जो ये दूरी है वो इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर है? क्या वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज का हाफ है, हाइपोटेन्यूज का 1/3 है, या हाइपोटेन्यूज का 2/3 है? मैंने जितने भी आपको इससे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट सिखाए थे, मैंने हर जगह बताया था। आप एक बार मीडियन भी निकाल देते, मीडियन की लंबाई हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज था, और भी चीजें मैंने बताई थी, वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज ही थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाइपोटेन्यूज के बराबर या 1/3 या 2/3, ये कभी हुआ ही नहीं। तो यहां पर भी आंसर शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी ऑप्शन 3 ही होगा। बट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आइए कॉन्सेप्ट के ऊपर आप याद करिए, ये उसने आपसे पूछा है कि OC जो है ये किसके बराबर है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर सर्कम रेडियस भी हम बना सकते, सर्कम सर्कल भी बना सकते हैं, वो कैसा होगा? कुछ याद आया? अब ये सर्कल का नाम अगर मैं आपसे पूछूं क्या था? सर्कम सर्कल। किस केस में आता था? सर्कम सेंटर के केस में, याद है। और अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसी की बात कर रहा हूं तो इस पूरे सर्कल का जो रेडियस की अगर मैं बात करूंगा, क्या ये पॉइंट, ये वाली जो लाइन है ये रेडियस है? बिल्कुल। क्या ये वाली लाइन जो है ये भी रेडियस है? बिल्कुल। ये वाली लाइन जो है ये भी रेडियस है? बिल्कुल। ये रेडियस नहीं है, ना ही ये रेडियस है, क्योंकि रेडियस वो होता है जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे। तो वो एक ये लाइन थी, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। ठीक है, यही 3 लाइन है। तो अगर मैं यहां पर नाम लिख लूं, यानी इसका नाम मैं दे देता हूं A, इसका नाम मैं दे देता हूं A, इसका, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं B। ये O पॉइंट का नाम नहीं है, O ऑर्थो सेंटर का नाम है। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं C। ये C पॉइंट का नाम नहीं है, C सर्कम सेंटर का नाम है, याद है ना आपको। और इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं D। तो मैं आपको यह चीज बोल सकता हूं, क्या समझिएगा आप, कि जो AD है, AD दैट विल बी इक्वल टू जो CD है, CD, एंड दैट विल बी इक्वल टू जो BC है, BC, एंड दीज आर इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, याद आया कुछ?
तो मैं अगेन आपको बता रहा हूं मेरे भाई, ये जो मैंने व्हाइट कलर में लिखा है ए बी और सी, इन्हीं के ऊपर गौर फरमाना। और ये जो पॉइंट डी है ये ट्राइंगल के पॉइंट्स के नाम है। ये जो ओ लिखा ये पॉइंट का नाम नहीं है, एक्चुअली क्या है वो इसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसलिए यहां पर लिखा गया ये ऑर्थो सेंटर है। और ये सी जो है ये सर्कम सेंटर है। तो मैंने बोला जितनी दूरी ये है, ये भी रेडियस है पूरे सर्कल का, उतनी ही ये होगी और उतनी ही ये होगी। अरे यार इधर अगर यहां तक पहुंचे हैं तो हमें फिर एक पॉइंट समझ आ रहा है, क्या ये दूरी जो है ये पूरे हाइपोटेन्यूज का आधा है, हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो ये सब जो है ये बराबर होंगे किसके, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड थी, ये 90 डिग्री जो है इसके सामने वाली साइड, यानी AC, ए से लेके सी तक। तो जितनी दूरी ये थी AD, उतनी ही दूरी ये थी CD, और उतनी ही दूरी ये थी कौन सी, B से लेके कौन से पॉइंट तक, D तक। इसको BD बोलना चाहिए। B से लेके कौन से पॉइंट तक, D तक। तो ये सब बराबर किसके आ जाएंगे, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज के। उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, MCQ नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। देखो वक्त मैं जरूर ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स को यहां क्लियर कर पाऊं। वो स्टूडेंट भी जो पहली बार आया इस लेक्चर के दौरान उसे समझ आ रही हो। आगे चलते हैं। विच ग्रुप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन बिलो, बोल रहा है जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा ग्रुप है ट्राइंगल के सेंटर का जो कि लाई करता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने का मीनिंग क्या हो गया कि जो सेंटर्स है ये हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी ये सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो मैंने आपको अभी समझाया पीछे कि एक लोता इन सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कि बाकियों से लड़ाई करके अलग रहता है, वो अलग घर में रहता है। बाकी 3 सेंटर जो है सेंट्रॉइड G, ऑर्थो सेंटर O, सर्कम सेंटर C, हर केस में ट्राइंगल की चाहे शेप कुछ भी हो, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं, यहां पर आ जाइए, देखिए ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर एक ही लाइन है। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर एक ही लाइन है। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड ये और सर्कम सेंटर एक ही लाइन है। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर एक ही लाइन है। हर बार देखो आई अलग हो गया, आई अलग हो गया, आई अलग हो गया। हाँ इस केस में जरूर आई एक साथ रहता है, बट मैक्सिमम केसेस में आपने देखा इन सेंटर हमेशा अलग होता है इनसे। तो उन्होंने वही बोला कि इनमें से कौन से सेंटर है जो हमेशा लाई करेंगे एक ही लाइन के ऊपर। इन सेंटर को मैं नहीं ले सकता क्योंकि इन सेंटर कभी लाई करता है आइसोसेलेस के केस में हमने वो देखा, यहां लाई करा एक लाइन पे, बट मेजॉरिटी केसेस में इन सेंटर इनसे अलग हो जाता है। तो इन सेंटर इसका आंसर नहीं होना चाहिए। जिस ऑप्शन में इन सेंटर दिख रहा है उसको एलिमिनेट करो, बाकी आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो यहां भी इन सेंटर आ गया, इसी की वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट, इसी की वजह से ऑप्शन एलिमिनेट। और मुझे दिख रहा है सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। अगर आप इनके नाम लिखो, डिनोशन CO एंड G, ये COG हमने देखा तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अब देखा वो फिगर को समझने के बाद ये एक्सप्लेनेशन हमारी कितनी आसान हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। दोस्तों मैंने जब आपको ये सब समझाया था, मैंने एक पॉइंट का जिक्र नहीं किया था और वो मैं चाहता था MCQ के दौरान आपको समझाऊं, जिसका नाम है यूलर्स लाइन। ये सवाल वही है। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यूलर लाइन जो होती है एक ट्राइंगल के अंदर, वो पास करती है कौन से सेंटर से ट्राइंगल की। यूलर लाइन जो होती है एक ट्राइंगल के अंदर वो पास करती है कौन से सेंटर से ट्राइंगल की। मेरे भाई ये जो अभी हमने एक लाइन बनाई जहां पर ये तीनों सेंटर्स लाई कर रहे हैं, ये जो लाइन में बात कर रहा हूं, कलर चेंज करते हैं, मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन, मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन, मैं यहां पर भी इसी लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन। तो ये जो लाइन है जहां पर ऑर्थो सेंटर भी, सेंट्रॉइड भी और सर्कम सेंटर भी लाई करता है, मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा इसी को क्या बोला जाता है, यूलर्स लाइन। क्या बोला जाता है, यूलर्स लाइन। ठीक, तो फिर यूलर लाइन कौन से सेंटर से पास करती है? अरे वही बात, इन सेंटर को अलग कर दो तो बाकी जो बचे हुए उन सेंटर से पास करती है। कौन कौन से बच गए उनमें से ऑर्थो सेंटर से भी पास करती है, सर्कम सेंटर से भी करती है, सेंट्रॉइड से भी करती है। यानी ये ऑप्शन फिर हमारा कौन सा होना चाहिए मेरे भाई? ऑप्शन हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि इन तीनों से लाई करती है, तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये वाली लाइन जो है अगर आप आइसोसेलेस के केस में देखोगे तो आप क्या इस लाइन को यूलर लाइन बोलोगे? देखो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप बोल जरूर सकते हो यहां पर आई इन सेंटर लाई करता है इस लाइन के ऊपर, बट ये एक्सेप्शनल केस है। हमें वो देखना है जहां मेजॉरिटी में ये फॉलो हो। तो मेजॉरिटी में हमेशा आई अलग हो जाता है। तो यूलर लाइन के ऊपर कौन सा सेंटर लाई नहीं करता? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आपको क्या बोलना है दोस्तों? इन सेंटर जो है वो यूलर लाइन के ऊपर लाई नहीं करता।
and in exceptional case, in the case of isosceles triangle, this in-center will also lie on this Euler line. अब आप ऐसा तो बोलोगे नहीं सर इस लाइन को हम यूलर लाइन नहीं बोलेंगे, नाम तो आ गया ना, क्योंकि इस पे बाकी तीन सेंटर तो पढ़ रहे हैं ना, सी, जी और ओ, यूलर लाइन तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है यूलर लाइन का, जहां पर इन सेंटर भी यूलर लाइन के ऊपर पास करता है। तभी देखो ये एमसीक्यू भी किस बेहतरीन वे में बनाया गया है, वो तीन सेंटर के नाम लिए, ऑल ऑफ द अबव का नाम लिया, इन सेंटर के जिक्र ही नहीं हुआ है, तो ये तीनों से पास करता है, आंसर ऑल ऑफ द अबव भी होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर और बेहतरीन तरीके से पूछता तो वो पूछता यूलर लाइन एक ट्राइंगल में ऑलवेज, यहां उसको पूछना चाहिए था ऑलवेज, हमेशा कौन से सेंटर से लाई करती है, तो हमेशा इन तीनों सेंटर से लाई करती है, पास करती है। डन, चले आगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। पहले देखते हैं कि ऐसा कोई और हमारे पास सवाल रहा तो नहीं है, पहले एक बार ये नोट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल है मेरे भाई, पहले हम इस पे आ जाते हैं, फिर हम वापस आएंगे पिछले सवाल के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, इनमें से कौन सी ट्राइंगल की शेप है जहां पर सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर को इंसिडेंट होते हैं। को इंसिडेंट का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट के ऊपर जो है सेंट्रॉइड भी लाई कर रहा है और ऑर्थो सेंटर भी लाई कर रहा है। एक ही केस हमने देखा था इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जहां पे सारे पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं, बाकी तो सभी ट्राइंगल में पॉइंट्स जो होंगे चाहे वो एक लाइन के ऊपर लाई कर भी रहे हैं, बट वो एक पॉइंट के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो पॉइंट के ऊपर जब लाई करते हैं वो केस जो होता है वो तो हमने देखा था इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आ जाइए क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर वापस, यहां पर ये देखिए मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया था, सभी पॉइंट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, याद है ना, सभी सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। क्या आंसर होना चाहिए इसका? द आंसर शुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। डन, आंसर शुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज करेक्ट वन। अब इन्होंने खाली दो ही सेंटर्स का नाम लिया, सेंट्रॉइड का नाम लिया, ऑर्थो सेंटर का नाम लिया। यहां पर सर्कम सेंटर भी अगर होता तो आपको पता होना चाहिए वो भी यहीं से पास करेगा। डन, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्या मतलब है इसका? बोल रहा है ये आपने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी के अगर हम प्लेन में देखें, प्लेन में, तो ऐसे कितने पॉइंट है जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल दूरी पे रहेंगे? तो याद रखना है आपको ये पॉइंट, ठीक है, ये पहले इस पे बात नहीं हुई है, ये आपको लर्न रखना है, आप क्रैम कर सकते हो। अगर आप ज्योमेट्रिकल बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि एक ही ऐसा लोता पॉइंट है जिसका नाम है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कहां से? फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। जहां भी ये लाई करेगा इससे भी उतनी ही दूरी होगी, इस पॉइंट से भी उतनी ही दूरी होगी और इस पॉइंट से भी उतनी ही दूरी होगी। मान लो इस केस में अगर सर्कम सेंटर बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है, बिल्कुल सेंटर में, तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो ये जितने भी मैं लाइंस बना रहा हूं, यहां पर आ गया हमारा सर्कम सेंटर, तो ये दूरियां जो है ये आपस में बराबर है। AC इक्वल टू सी नहीं लिख सकते ना, इसको नाम डी रख लेते हैं। AD इक्वल टू BD इक्वल टू CD इक्वल टू व्हाट? सर्कम सेंटर। तो ये अब आपको याद रखना चाहिए। तो अगर एक ही पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर मेरे भाई होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। और अगर वो नाम पूछेगा इस पॉइंट का तो हम बोलेंगे वो नाम क्या रहेगा? सर्कम सेंटर रहेगा। चलो जल्दी से नोट करो फिर हम आगे चले। Note it down, then we will move forward. चलिए क्वेश्चन 9th और 10th पे आते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। बोलता है कि जब ट्राइंगल में अल्टीट्यूड जो है जहां पर कटते हैं एक ही पॉइंट पे, जैसे कॉन्करेंसी का पॉइंट बोलते हैं, उसका नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए, लिखकर भी बता देता हूं मैं, और याद भी होना चाहिए। रिवीजन कर लेते हैं। याद करो, जहां पर मीडियंस मिलते थे उन्हें आप क्या बोलते थे? उन्हें हम बोलते थे सेंट्रॉइड। G पॉइंट से हम डिनोट करते हैं, याद है। फिर जहां पर हमारे एंगल बाइसेक्टर्स,
एक एंगल बाइसेक्टर है, फिर एक आ गया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को अगर आप बोलना चाहो तो सिंपली परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखा एक आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही 4 पॉइंट्स आते थे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। चलिए बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते थे उसका नाम क्या था? इन सेंटर। आप किससे डिनोट करते थे? आई से डिनोट करते। जहां अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर मिलते थे उसका नाम क्या था? ऑर्थो सेंटर। किससे डिनोट करते थे? ओ। जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते थे उसका नाम क्या था? सर्कम सेंटर। और यहां किससे डिनोशन होती है? सी से डिनोशन होती है। याद है? तो इन्होंने हमसे पूछा अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑर्थो सेंटर विल बी द राइट आंसर। डन। और याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब आप कैसे याद रख सकते हो आपके ऊपर है। मैंने बताए भी थे कुछ तरीके, मैं लिखकर भी बता देता हूं। देखिए, मीडियन को आप याद रख सकते थे mg से, mg हेक्टर मैंने आपको बोला था, ठीक है। अगर m आएगा तो उसके साथ g आएगा, ठीक है, mg हेक्टर, याद है ना आपको। इसको अगर आप g मालूम है कि वो सेंट्रोइड है तभी ऐसा कर पाओगे, वरना आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? mc लिखना पड़ेगा, वरना mc लिखना पड़ेगा, क्योंकि m से मीडियन और c से सेंट्रोइड आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। अब mc को कैसे याद रखना है ये आप बखूबी से जानते हो, आपके ऊपर है, कुछ भी तरीके से याद रख सकते हो। म्युनिसिपैलिटी कर लो या कुछ भी कर लो यार, बच्चे आजकल बड़े तेज है, कुछ भी कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आते हैं। मैंने बताया था एंगल ए से शुरू हो रहा है और इन सेंटर आई से शुरू हो रहा है, तो मैंने शायद आपके एआई बोला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रख सकते हो। अल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर ये कैसे याद रखना है? तो एओ याद कर लो, ये भी मैंने बताया था एओ। इसे पीओ भी कर सकते हो आप, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और ऑर्थो सेंटर भी आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्कम सेंटर मैंने कैसे बताया था? पीसी, बट इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पीबीसी करना पड़ेगा। क्यों? परपेंडिकुलर लिखोगे, पीसी करोगे तो परपेंडिकुलर तो ये भी होता है, तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सर्कम सेंटर के साथ बनती है बात, तो आप पीबीसी कर लो। तो ये याद करने के तरीके आपके ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, बोल रहे हैं कि तीनों वर्टिसेस जो होते हैं ट्राइंगल के, अगर मुझे वहां से सर्कल्स को पास करवाना हो तो कितने सर्कल जो होते हैं वो वहां से पास कर सकते हैं? ओनली 1, एक ही सर्कल होता है, और वो सर्कल का नाम अगर मैं आपसे पूछूं वो होता है सर्कम सर्कल। मैंने बताया आपको पहले भी, आइए मैं बता देता हूं, फिगर भी बना लेता हूं। ये मैंने बना दी एक ट्राइंगल, और अगर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूं, अभी सर्कल से थोड़ा सा अंडा बन गया है, एलिप्टिकल शेप चली गई, बट मैं आपको जो समझाना चाहता था वो क्या था, अब उस पर आइए। ये देखो, ये ट्राइंगल था ए बी और सी, ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आ गए, 3 कोन आ गए, और इन तीनों वर्टिसेस से जब आप ये सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई, कितने सर्कल बना सकते हो? यही एक सर्कल बन रहा है। आप बोलोगे नहीं सर, ये लो मैंने एक और सर्कल बना दिया, 2 हो गए, ये मैंने एक और सर्कल बना दिया, 3 हो गए, ये मैंने एक और सर्कल बना दिया, 4 हो गए। अरे अगर आप ऐसा करते रहोगे फिर तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। बट क्या उन सर्कल्स में आपस में कोई डिफरेंशिएशन है? वो सभी सर्कल एक जैसे ही होंगे, यानी यहां से सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। और अगर मैं आपसे पूछूं मेरे को बताओ इस सर्कल का नाम क्या है, तो मैंने आपको बड़े बाखूबी से बताया है सर्कम सर्कल। इसका नाम क्या आएगा? सर्कम सर्कल। तो ओनली 1 सर्कल विल पास थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एंड इफ द एग्जामिनर आस्क्ड अस नेम दैट सर्कल, दैट विल बी सर्कम सर्कल। डन। तो आइए 2 और एमसीक्यू जो है वो ले लेते हैं, 11th एंड 12th। हाँ, ये एमसीक्यू मुझे अपने पर्सनल बेसिस में बोलूं तो बहुत अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि एक ही सवाल के अंदर चारों सेंटर का जिक्र करा हुआ है। आइए पहले पढ़ते हैं ये बोल क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने से पहले भी बता दूं, जो हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, ग्रुप, हालांकि अभी उसमें कोई हलचल हो नहीं रही है, बट स्टिल आने वाले टाइम पे बहुत सारी हलचल होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर कुछ ना कुछ दूं।
तो ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स जो है वो आपको दिए हुए हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक्स जो है उन्हें ढूंढ सकते हैं। नाम मेरा सर्च करना है आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको जो भी वो मिलेगा वो एक सिंगल नाम से एक ही होगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, पेज है या चैनल है। दूसरी बात ये आ गई कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपके साथ जो भी आपके भाई बहन कजन्स फ्रेंड्स तैयारी करें इस एग्जामिनेशन की, और वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की जहाँ मैथ्स एक पोर्शन है, तो उन तक ये चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। अब आपको भी पता है कि इस चैनल में जिस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है वो लेवल जो है वो क्या है, वो आपको भी मालूम है, वो आपके कमेंट से भी मुझे दिखता है, और हर इंसान कितना पानी में है या नहीं ये उसे खुद ही मालूम है। तो मुझे मालूम है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको मालूम है आप क्या पढ़ रहे हो, और वो सब चीज़ें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रही है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप समझिए। और मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे इसलिए भी मिल रही है, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने आप को जहां से मैं छोड़कर आया था वहां तक पहुंचाने में वक्त लगेगा। तो एक जो मेरे पास सीधा ऑप्शन रहता है वो यही है कि जो भी क्वालिटी कंटेंट है वो यूट्यूब पे डाला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट स्टूडेंट्स की जो है वो रीच बढ़े। बहुत क्लियरली आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। और ये सब मेरे हिसाब से, अब मैं नहीं बोलना चाहता, बट बहुत सारे पेड कोर्सेज में भी आपको ये सब जो है इस लेवल का नहीं देखने को मिल रहा होगा। मेरे को काफ़ी बच्चों के कॉल आते हैं जिन्होंने खरीदे हुए हैं पेड कोर्स, जिन्होंने पैसा खर्चा हुआ है, और फिर बताते हैं वो मुझे कि सर ये सब चीज़ें मुझे पेड कोर्स में भी नहीं मिल रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस अलग ही है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाल दी यूट्यूब के ऊपर। तो देखो मैंने अभी बताया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डालने का मेरा मेन मोटिव ये है, क्योंकि अगर मैं आप सीधा ही यहाँ पर नहीं डालूंगा, कहीं और डालूंगा, कोई पेड ही कोर्स होगा, तो बच्चों को मालूम कैसे चलेगा मेरे बारे में। जानते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूँ, बट वो वक्त हो गया ना, मुझे थोड़ा सा गैप पड़ गया, तो जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, नहीं मालूम होगा उनको मेरे बारे में, तो वक्त लगेगा उन तक पहुंचने में भी। इसीलिए ये सब चीजें आपको यूट्यूब पर डाली जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अनडाउटली यार वक्त आने पे ऑब्वियसली यार कोई ना कोई कोर्स मुझे लाना ही पड़ेगा, वो कोर्स लाऊंगा तभी जो है मे बी इस यूट्यूब को और बेहतरीन तरीके से। अभी देखो थंबनेल्स कोई भी नहीं डले हुए, वो थंबनेल्स के ही मुझे एक अलग से ऑपरेटर रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें होंगी, बट वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। अभी फिलहाल के लिए ये जो आपका एग्जामिनेशन है इसके लिए मैथ्स जो है वो मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इतना पढ़ाने के बावजूद, इतना बच्चे को समझ आने के बावजूद भी मुझे ऐसे कॉल भी आते हैं ये देखने के बावजूद कि सर कुछ ऐसे आपका कोई पेड कोर्स है क्या, वो हमें ज्वाइन करना है। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि पेड कोर्स के अंदर ही टीचर जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने खुद भी ऐसा देखा, काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स से बेहतर यूट्यूब पे दिखाते हैं, क्योंकि पेड कोर्स के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वही पढ़ रहे हैं, बट जब आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आपको प्रेजेंट और अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मतलब रीच ही नहीं है, अलग लेवल की रीच है, लिमिट नहीं है, सॉरी रीच बहुत है। वहां पर सभी देख रहे हैं आपको, वहां टीचर्स भी आपको देख रहे होंगे, जो भी आपके ओपोनेंट टीचर्स है, ओपोनेंट मींस की जो भी आपके कंपटीशन में टीचर्स है वो भी देख रहे होंगे, कंपटीशन में इंस्टीट्यूट्स है वो भी आपको देख रहे होंगे, और बेहतर वे में इंसान पढ़ाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब के अंदर ये जो आपको मिल रहा है ये पेड कोर्स से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। अभी फिलहाल के लिए मैंने कोई पेड कोर्स जो है वो नहीं लगाया हुआ, ठीक। तो सवाल के ऊपर आते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला, द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल। बोल रहा है क्या सर्कम सेंटर जो होता है वो एक ऐसा सेंटर होता है सर्कल का जो सर्कमस्क्राइब कर लेता है, जो अपने अंदर ढाल लेता है एक ट्राइंगल को। हाँ तो सही है ना, अभी तो पीछे देखा हमने, ये सर्कम सर्कल था, ये सेंटर है, और इस सेंटर का नाम होगा सर्कम सेंटर। ये सेंटर किसका है, सर्कल का भी है, ट्राइंगल का भी है, यानी सर्कल ने इस ट्राइंगल को अपने अंदर ढाल लिया है, सर्कमस्क्राइब कर लिया है। तो ये ऑप्शन जो है ये तो सही हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है। आगे आओ, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। हाँ ये भी देखा हमने, इन सेंटर जो होता है वो कॉन्क्रेंसी होती है किसकी, एंगल बाइसेक्टर की। अभी मैंने कहीं बताया था इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर AI। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है ये वाली, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे चलिए, थर्ड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। एग्जैक्टली राइट, जो सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल का वो डिवाइड करता है उस मीडियन को 2:1 की रेशियो में। मैंने बताया था कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप ये ट्राइंगल बनाया, ये 3 मीडियन बनाए, तो ये वाली लाइन बड़ी होती है, 2 हिस्से होता है, ये 1 हिस्सा होता है, ये 2 हिस्से होते हैं, ये 1 हिस्सा होता है, ये 2 हिस्से होते हैं, ये 1 हिस्सा होता है, 2:1 की रेशियो में। ये भी बिल्कुल सही है। देन द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट द ऑपोजिट वर्टेक्स। हाँ ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो जो रॉन्ग होगा वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका आंसर है। ये क्या बोला मैं बता रहा हूं आपको, ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है।
अब अगर आपको याद होगा यहाँ पर ये वाला एंगल, अगर इसका नाम रखूंगा ए बी सी ओ, और यहाँ पर ही लाई कर रहा था क्या पॉइंट, इन सेंटर। आपको याद है मैंने आपको ये वाला एंगल निकालने को बड़ी बड़ी सवालों के अंदर बोला हुआ, ये वाला एंगल। और ये एंगल जो बी ओ सी था ये किसके बराबर था, ये बराबर था एंगल ए, ये जो एंगल ए है ना 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 ना, ये बराबर था 90 डिग्री में आपको ऐड करना है एंगल ए बाई 2। 90 डिग्री में आपको ऐड करना है एंगल ए बाई 2, यानी कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री में इसका हाफ जोड़ के मिलता है। तो यहां तो उन्होंने बोला 90 डिग्री मिलके जोड़ के मिल जाता है, उससे 90 डिग्री बड़ा है, 90 डिग्री थोड़ी बड़ा है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड ऑफ द इंसेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन, बड़ा 90 डिग्री ही है बट मोर देन इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ से 90 डिग्री बड़ा है ना, इन्होंने इसी एंगल से 90 डिग्री बड़ा कर दिया। तो ये ऑप्शन इसलिए मैं बोल रहा हूं आंसर इसका है। पॉइंट समझ रहे हो, इन्होंने बोला कि ये जो एंगल बन रहा है ये इस एंगल से 90 डिग्री बड़ा है, इससे नहीं बड़ा, इसके हाफ से 90 डिग्री बड़ा है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सवाल जो है ये मैंने लिया है सेंट्रॉइड वाले से टॉपिक से, ठीक है। हमने एरिया वाला क्वेश्चन करा है, याद है मीडियन को हम क्या बोलते थे, मीडियन को हम एरिया बाइसेक्टर भी बोलते हैं। मीडियन जो होता है वो साइड को भी बाइसेक्ट करता है बट वो एरिया को भी बाइसेक्ट करता है। याद करो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्सों में बांटना। तो वही सवाल बोल रहा है कि अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट साइड ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हम बना देते हैं साथ साथ, ठीक। ये हमने एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाया, काफी बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हर चीज आपको समझा पाऊं। इसने बोला एक ट्राइंगल को हम बना रहे हैं, ऑलरेडी जो बना हुआ ट्राइंगल है इसकी साइड के मिड पॉइंट को जोड़ के, यानी एक मिड पॉइंट यहां से उठाया, एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, तो ये बीच वाला एक ट्राइंगल बन गया। इसका नाम अगर मैं रख लूं ए बी सी, ये था डी ई एफ, ठीक। एंड अनदर ट्राइंगल इज फॉर्म्ड अगेन, तो बोल रहा है एक और ट्राइंगल दोबारा से बना रहे हैं हम बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, यानी जो अभी बीच में ट्राइंगल बनाया अब इसके मिड पॉइंट्स को आप उठाइए। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को उठाऊंगा, एक ये वाला होगा लगभग, एक ये होगा और एक ये होगा। बोल रहा है अब एक और ट्राइंगल बनाया जा रहा है, मैं इसी कलर से बना दूं, बना देते हैं। तो ये ट्राइंगल मैंने वो वाला बना दिया। अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि बोल रहे हैं ये जो अभी ट्राइंगल आपने बनाया इसका ये वाला एरिया उठाओ टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपने उठाया, बड़ा वाला कौन सा बोल रहा हूं मैं, ये वाला, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपने उठाया इसका एरिया उठाओ, दोनों की रेशियो बताओ क्या आएगी। क्लियर हो रहा है, दोनों की रेशियो बताओ क्या होगी। बहुत ही जरूरी सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मैंने दो डॉटेड लाइंस बनाई है इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, वो मैंने बहुत बार बताई है कि भाई अगर मैं खाली इस ट्राइंगल को ले लूं, इस ट्राइंगल को ले लूं तो जितना एरिया इस ट्राइंगल का होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका और उतना ही इसका। यानी अगर मैं इसको बोलूं ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। याद आया, क्योंकि बराबर है तो मैंने 1 1 यूनिट सभी को बोल दिया। अब भूल जाओ इस अंदर वाले हिस्से को, अब इसको एक हिस्सा मानो। ट्राइंगल है ना एक, ये एक ट्राइंगल है, ऐसा ही ट्राइंगल ये भी है, ऐसा ही ट्राइंगल ये भी है और ऐसा ही ट्राइंगल ये भी है। यानी इन चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितने यूनिट हो गया, 1 + 1 + 1 + 1, 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट ऑलरेडी मुझे मिल गया इस ट्राइंगल का एरिया। तो इसका भी कितना होगा 4, इसका भी कितना होगा 4 एंड इसका भी कितना होगा 4। बेहतर वे है ये सवाल को समझने की। तो अब उसने बोला अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया उठाओ, कौन सा अंदर वाला, सेंटर वाला। तो उसके पास कितने यूनिट है, उसके पास 1 ही यूनिट है। और टोटल ट्राइंगल का एरिया उठाओ, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, उसको उठा लो। तो दिस विल बी द रेशियो ऑफ किसका, ये है एरिया ऑफ इनरमोस्ट ट्राइंगल, और ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी। तो 1/16 बोलो या 1:16 बोलो, बात एक ही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे भाई, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। डन। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा, मजा आ रहा होगा और पढ़ने का भी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको समझाने का। चलिए अब आगे चलते हैं।
सॉरी, अब आगे आ जाते हैं। दो सवाल मेरे भाई रहे हैं हमारे, और ये वो दो सवाल है। मैं आपको दे रहा हूं लगभग 5 से 10 सेकंड, एक बार रीड करिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। करिए कोशिश खुद ही करने की पहले। करिए, चले अब देखें क्या बोल रहे हैं। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल के अंदर अगर हम बनाने की कोशिश करें तो सभी सेंटर्स को हम बना तो सकते ही हैं, बट वो जो शेप होगी ट्राइंगल की वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि हौच पौच हो जाएगी, उसमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी, अल्टीट्यूड्स भी, मीडियंस भी, एंगल बाइसेक्टर्स भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी, ये सब बनाओगे तो एक ट्राइंगल के अंदर आपको हर तरह का सेंटर जो है वो मिल जाएगा। अब एक मैंने आपको ना एक ऑब्जेक्टिव लिखवाया था, या एक नोट लिखवाया था, ऑब्जेक्टिव नहीं नोट लिखवाया था, जहां मैंने आपको ये सब सिखाया था ना, जिस स्लाइड में मैंने आपको, मुझे याद आ रहा है, ये सब सिखाया था, उसी स्लाइड के नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोइड जो होता है वो हमेशा डिवाइड करता है किसको, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 की रेशियो में, यानी OG:GC इक्वल्स टू 2:1। अब याद करो और देखो स्लाइड को, जरूर आपको मिलेगा देखने को। तो इसने बोला अगर जो डिस्टेंस है, दूरी जो है ऑर्थोसेंटर की और सर्कमसेंटर की ट्राइंगल में वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे जो दूरी पूछ रहा है वो सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर की पूछ रहे हैं, तो वही टॉपिक यहां पर यूज होगा। आपको ये याद रखना है, जब भी इन सभी सेंटर्स का नाम वो एक ही सवाल के अंदर ले रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 सेंटर्स का नाम और कुछ कैलकुलेशन निकालने को बोल रहे हैं, तो आपके पास वही एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वो फॉर्मूला था क्या, OG:GC। वो फॉर्मूला था OG:GC, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2:1। अब मैं अगर इनके नाम बोलूं तो O क्या आ गया, ऑर्थोसेंटर, G क्या आ गया, ना मीडियन से बनता है बट नाम तो उसका सेंट्रोइड है, ये G भी सेंट्रोइड, और ये C क्या आ गया, सर्कमसेंटर। ये सब याद है आपको। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर मैंने एक लाइन बनानी है, मैंने बनाकर भी बताई थी वहां पर, मैं एक लाइन बना देता हूं, ये एक मैंने लाइन बना दी, ठीक, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया O, इसका मैंने नाम रख दिया G, और इसका मैंने नाम रख दिया C, ठीक है, OGC। दिख रहा है आप सभी को। तो मैंने बोला था कि जो ये G है, यानी ये जो सेंट्रोइड है, ये ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर के बीच की दूरी को बांटता है, और ये बांटता है किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। कलर चेंज करते हैं, ज्यादा अच्छा पता चलेगा। ये बांटता है किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। बीमारी है ना इस पेन को, किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। तो यहीं से देखो OG:GC, OG:GC इक्वल्स टू 2:1, बस यहीं से हमारा आंसर जो है वो भी आ जाएगा सामने। देखो उन्होंने दिया क्या आपको, सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इज 6 सेंटीमीटर, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर, यानी आपको पूरा OC का वैल्यू दिया हुआ है, पूरी OC की वैल्यू दी है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछी सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर की GC, आपसे वो पूछ रहा है GC की वैल्यू। ये शेप अगर आप बना लोगे कभी ये गलती नहीं खाओगे इस सवाल के अंदर। GC पूछा, OG दिया ना, OC दिया हुआ है, आपसे GC पूछा। मेरे भाई मुझे बताओ, OC 6 सेंटीमीटर है इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से OC जो है वो 3 यूनिट्स है। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि 3 यूनिट्स की वैल्यू जो होगी, 3 यूनिट्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। यहां पे समझ आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई फिर 2 सेंटीमीटर। ये समझ आया, क्योंकि ये यूनिट्स ही है, ये पार्ट्स ही है। तो अब उन्होंने हमें क्या बोला था, हमें GC चाहिए, तो GC के पास कितने यूनिट है, 1 यूनिट ही है, तो यानी फिर GC जो होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। यानी समझ मुझे ये आ रहा है, ये OG होगा 4 सेंटीमीटर और GC होगा 2 सेंटीमीटर। इन्होंने हमें G सेंट्रोइड, C सर्कमसेंटर, इनकी दूरी पूछी है, वो 2 सेंटीमीटर। जवाब हमारे सामने है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को कितना आसान बना दिया सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना अब आपके ऊपर है।
देखो आपको याद था मीडियन जो है वो सेंट्रोइड जो था वो मीडियन को डिवाइड करता था 2:1 की रेशियो में। वैसे यहाँ पे सेंट्रोइड जो है ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करे 2:1 की रेशियो में। इन सेंटर नहीं आता इसमें, ये याद रखना है आपको। तो सवाल आपके सामने है, आगे आ जाते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है। इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, यानी मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। नाम भी ले लेते हैं इनका। इनका अगर मैं नाम लिखूंगा ये आएगा ए, ये बी, ये सी। इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, यानी ये ए सी जो है वो बोल रहा है ये 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये था ना 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज ही होगा। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड। ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी पूछी। हाँ बिल्कुल सही, वही पूछा है इन्होंने। तो एक मिनट, मम्मा का कॉल आया जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो। आ गए वो क्या? मैं आता हूँ आधे घंटे तक। वो आ गए हैं क्या? चलो ठीक है, चलें अब आगे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने आपको अभी शेप समझाई, ये भूल जाओ वो क्या पूछ रहे हैं। मैंने आपको शेप समझाई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है यहां पर ऑर्थो सेंटर होता है, और इसके सेंटर में जो होगा ये पॉइंट यहां पर सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर को सी से डिनोट करते थे, ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, याद है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, याद करो, ये दूरी उतनी ही होगी जितनी दूरी ये वाली है और जितनी दूरी ये वाली है, क्योंकि यहीं से पास होके हमारा एक सर्कल जो है वो बनता था, याद है। अगर मैं डॉटेड बना दूं, डॉटेड में गलती भी हो रही हो ना, इंसान अपने आप को सुधार सकता है, दिखती नहीं है गलती ज़्यादा। तो यहां दिख रही होगी, इसको भी हटा देते हैं। तो मैं आपको बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर्कम सेंटर भी आ गया, हाँ। तो ये सर्कम सर्कल बन गया, और मैंने आपको बोला बी से लेके, अगर इस पॉइंट का नाम क्या रखूं मैं, इसका नाम रखना डी, यानी बी से लेके डी तक की दूरी बराबर होगी ए से लेके डी तक की दूरी बराबर होगी सी से लेके डी तक की दूरी, सी से डी तक। और ये सब क्या है, ये रेडियस है, और ये रेडियस क्या है, ये होगा हाइपोटेन्यूज का हाफ। अभी मैंने पीछे समझाया था किसी एक सवाल के अंदर, याद है, हाइपोटेन्यूज का हाफ, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर है तो 15 का हाफ यानी कितना हो जाएगा, 15/2 सेंटीमीटर, 15/2 सेंटीमीटर। तो ये आपने निकाला क्या, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की दूरी। अब ये ABCD, ये जो पॉइंट के नाम है ये भूल जाओ ना, क्योंकि फिर बीच में मिक्सचर ना बन जाए, अपने पॉइंट्स के ऊपर आ जाओ। हमारा पॉइंट क्या बोलता था, वो बोलता था OG:GC, इसकी वैल्यू जो होगी विल ऑलवेज बी 2:1, ये याद है। अब OG:GC, ठीक है, हमने निकाला क्या है वो देखो आप, हमने ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की दूरी निकाली, यानी हमने OC निकाला है। वो कितने सेंटीमीटर निकाला, 15/2 सेंटीमीटर निकाला, हमने OC निकाला है। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए, अगर वही बात है मैं इसमें लाइन बना दूं एक पूरी, ठीक है, यहां ऑर्थो सेंटर आ गया, यहां G सेंट्रोइड आ गया, और यहां C सर्कम सेंटर आ गया। तो यही उसने बोला था ना कि भाई ये 2 हिस्से होंगे और ये एक हिस्सा होगा, 2:1, यही बोला था ना। नीचे लिख लो 2:1। तो आपको जो दिए है वो तो ओसी दिए, ओसी दिए, यानी कितने यूनिट्स दिए हैं आपको, दिए हैं 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 सेंटीमीटर। निकालने को क्या बोला वो देख लीजिए, निकालने को बोला है ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर O एंड सेंट्रोइड G, OG की दूरी, यानी ये दूरी निकालने को बोला है, ठीक है, ये दूरी निकालने को बोला है। तो ये दूरी यानी मुझे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2। पहले एक की तो निकालो, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 15/2 इंटू 1/3 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही कुछ आ रहा है, हाँ ऐसे ही आ रहा है। आपको ऑर्थो सेंटर O और सेंट्रोइड G, यही दूरी निकालने को बोला ना, OG। OG तो 2 यूनिट्स ही है। 15/3 क्या इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शंस में तो है नहीं है। एक बार चलिए ऑप्शंस को देख लीजिए जी, देख लेने दीजिए।
हाँ यही है यार, अब पता नहीं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। यहां तक पहुंचे ना, हमें निकालना है ओजी यानी 2 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया 2 यूनिट्स, दैट विल बी इक्वल टू 15/2 इंटू 1/3। अब क्योंकि लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो ये 2 और ये 2 कट गए, 3 5 15, तो मुझे जो मिल रहा है आंसर वो मिल रहा है 5 सेंटीमीटर। कितना मिल रहा है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब किताब में जो इसका आंसर है वो भी मेरे हिसाब से, आइए किताब दिखा भी देता हूं आपको कौन सी है, ठीक है। आ जाइए, अब 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ठीक है। आपको 2 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू निकल गई 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये वो बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर अपने पास रखिए अगर आपको तैयारी करनी है ये ज्योमेट्री पोर्शन की, या फिर ये मेंसुरेशन की, या फिर मैं बोलूंगा ये जो एडवांस मैथ्स है उसकी। तो ये बुक है लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट एसएससी मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स की बुक है, ऋषिकेश कुमार के नाम से निकली है। लूसेंट आप बोलिएगा, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। लगभग मेरे हिसाब से ये बुक आएगी 200 या 300 के अराउंड की होगी, 300 के करीब की ये किताब होगी, 250 की होगी। ये लीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे। ये बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ से भी लिए हैं और प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज जो हैं वो भी लिए। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 यूनिट की वैल्यू, यानी ओजी ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी। देखो 1 यूनिट आया 15/2 इंटू 1/3, ये 5/2 हो गया और 2 कट गया, 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो मेरे भाइयों इसी हिसाब से मैंने आपको 12 एमसीक्यूज जो हैं वो समझा दिए, और ये 12 के 12 एमसीक्यूज जो हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को एक रिवीजन देते हैं। और अब मैं आपको बोलता हूं कि ये चैप्टर हमारा फुल्ली फ्लेज्ड कंप्लीट हो गया है। हो ही नहीं सकता कि एग्जाम के अंदर कोई सवाल इस चैप्टर में से देखने को मिले और वो हम लोग सॉल्व कर ही ना पाए। अनडाउटली हर क्वेश्चन, अगर ये सभी लेक्चर्स आपने देखे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों रखते हैं आज के लेक्चर को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर आपकी डिमांड पे नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। आप कौन सा चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैंने जो करवाना है वो तो मैंने अपनी मर्जी से ही करवाना है, और देखेंगे क्या पता आपकी जो चॉइस है और मेरी मर्जी ये आपस में जो है वो मिल जाए, रिलेशन रख ले। मुझे लगता है सर्कल जो है वहां से शुरुआत करवानी चाहिए, बट आपके मन में क्या, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री क्या चाहते हो आप, मैं वो भी देख लूंगा। और ये लेक्चर आपको किस तरह का लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, और जहां पर आप लोग ये बताएंगे कि ये लेक्चर जो है वो आपको किस तरह का लगा। तो दोस्तों पहले ये बताना किस तरह का लगा, उसके बाद बताना एंड करके कि कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि कमेंट में आपको बस यही आ जाए कि कौन सा चैप्टर चाहिए, और लेक्चर की जो आपको अगर अच्छा लगा है तो उसकी प्लीज मुझे देखने को मिले ना। हम पहले वो देखेंगे, फिर नया लेक्चर जो है वो शुरुआत करेंगे। नए चैप्टर की शुरुआत में आपको बोल रहा हूँ, आपके मेजॉरिटी एमसी ये जो कमेंट्स है वो भी देख लेंगे, बट मुझे लगता है सर्कल से हमें करनी चाहिए शुरुआत, क्योंकि अभी हमने सर्कल जैसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर, तो वो रिवीजन भी हो जाएगी और चैप्टर वो 3 4 5 वीडियोज़ में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।